हेलो बच्चों, आज अपन एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है गैसों का परिवहन। चैप्टर नंबर 17 के अंदर है गैसों का परिवहन। दो गैसें हैं, एक का नाम है ऑक्सीजन और एक का नाम है CO2। दोनों गैसों का अपन परिवहन समझेंगे किस तरह से होता है। सबसे पहला सवाल आता है, परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब आप सोच में पड़ गए, ऑक्सीजन कहां से कहां जाती है। ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है कि वायु कुपिका से रक्त केशिका में आ चुकी है। वायु कुपिका से ये क्या आ चुकी है, रक्त केशिका के अंदर आ चुकी है। यानी वायु कुपिका से ये ऑक्सीजन रक्त केशिका में आ चुकी है। अब इसको पूरे शरीर के ऊतकों के अंदर पहुंचाना है और ऊतकों के अंदर जो CO2 बनती है, ऊतकों के अंदर जो CO2 बनती है उसको वापस क्या होता है, वायु कुपिका यानी फुफ्फुस तक लेकर आना है। ठीक है, तो इस तरह से ये परिवहन होगा। ऑक्सीजन के परिवहन के दो साधन हैं, एक है प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में। ऑक्सीजन का परिवहन दो तरह से हो रहा है। पहला है प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में, सबसे पहला मेथड है जिसको अपन कह रहे हैं प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में। और दूसरा तरीका होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तो ऑक्सीजन का परिवहन दो तरह से होगा, प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। और CO2 का परिवहन होता है वो तीन तरह से होगा। सबसे पहला होता है प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में, प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में। पहला मेथड है प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में। दूसरा है जिसको अपन कहते हैं कार्बेमिन यौगिक के रूप में। दूसरा तरीका होता है कार्बेमिन यौगिक के रूप में या हीमोग्लोबिन से संयुक्त रूप में, हीमोग्लोबिन के साथ ये संयुक्त हो जाता है। ठीक है, और तीसरा तरीका होता है जिसको अपन कहते हैं बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है, ये आपको सबसे पहले याद करना है कि ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन का तरीका पूछा जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन है उसके दो मेथड है, एक तो प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में और दूसरा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ये प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में 3% ऑक्सीजन परिवहित होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 97% हीमोग्लोबिन क्या होती है, परिवहन होता है। ठीक है, अब ये कार्बेमिन यौगिक प्लाज्मा घुलित अवस्था और बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन कितने प्रतिशत होता है। तो अपन कह रहे हैं कि कार्बेमिन यौगिक के रूप में 23%, प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में 7% और बाइकार्बोनेट के रूप में 70%। ठीक है, अब एक आपको मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे आप लोगों को गांव जाना है तो क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, गांव बस से जाते हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं और कुछ लोग अलग तरह से जाते हैं। वैसे ही परिवहन के अलग अलग साधन है। तो इसी तरह से ये ऑक्सीजन के परिवहन के दो साधन है और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के तीन साधन है। इसमें सवाल ये आता है, ऑक्सीजन का परिवहन ज्यादा किसके द्वारा होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन द्वारा ज्यादा होता है। दूसरा सवाल यह आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन सर्वाधिक किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट यौगिक के रूप में होता है। यह आपको याद रखना है। अब ऑक्सीजन का परिवहन है वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में 3% ही हो रहा है। CO2 का परिवहन है वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में 7% हो रहा है। ज्यादा क्यों हो रहा है, दोनों है तो सेम ही गैसें हैं, लेकिन ऑक्सीजन की विलयशीलता, ऑक्सीजन की विलयशीलता की तुलना में, ऑक्सीजन की विलयशीलता की तुलना में CO2 की विलयशीलता 15 से 20 गुना ज्यादा होती है। यानी जल में आप CO2 घोलते हो, जल में CO2 आसानी से घुलती है, इसलिए क्या होता है कि CO2 का परिवहन ज्यादा हो रहा है प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना, CO2 आसानी से क्या होती है, जल में विलयशील होती है। अब अपन पढ़ेंगे ऑक्सीजन का परिवहन। अब अपन ऑक्सीजन का परिवहन समझेंगे कि ऑक्सीजन का परिवहन किस तरह से होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के परिवहन के दो तरीके बताए थे। एक तो आपको बताया था प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में। तो प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में ऐसे बताना है कि ये जहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, जहां ऑक्सीजन का पार्शियल PO2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा होगा, वहां पर क्या होगा, प्लाज्मा में क्या हो जाएगी, प्लाज्मा के अंदर ये ऑक्सीजन घुल जाएगी। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आता है ये कहां ज्यादा दाब है, तो PO2 का दाब होता है ज्यादा वायु कुपिका में और ये तुरंत किस में घुस जाती है, रक्त केशिकाओं में। जो फुफ्फुस में रक्त केशिका होती हैं उसके अंदर ये क्या होती हैं, प्रवेश कर जाती है। तो आपसे पूछा कि ऑक्सीजन है वो कहां पे प्लाज्मा में आसानी से विलयशील होगी,
वो विलयशील होगी, वायु कुपिका के चारों तरफ रक्त केशिकाओं के अंदर विलयशील होगी, क्योंकि वहां पर प्लाज्मा है, वहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक है, इसलिए वहां पे ये विलयशील हो जाएगी और ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाएगी। जहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वहां पर उसको ऊतकों को दे दी जाएगी। अब इसके बाद में दूसरा है हीमोग्लोबिन के रूप में, हीमोग्लोबिन के रूप में दूसरा तरीका होता है जिसको अपन कहते हैं हीमोग्लोबिन के रूप में। अब आपको बताते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन एक्चुअल में क्या है, एक श्वसन वर्णक है। सबसे पहले बताओगे हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक होता है। अब श्वसन वर्णक ऐसे है कि श्वसन में काम आता है और रक्त को लाल रंग देता है। यह भी सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारा रक्त लाल रंग का किसके कारण होता है, तो अपन कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाई जाती है आरबीसी के अंदर, यानी लाल रुधिर कणिका है उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ये आपका जनरल साइंस का सवाल है, आप लोगों को मुझे पता है, सब आप इंटेलिजेंट हो तो आप जानते हो कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। आप कहते हो हमारे रुधिर में पाया जाता है। अब हमारा रक्त लाल रंग का क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और रुधिर में कहाँ, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को Hb से प्रदर्शित करते हैं। हीमोग्लोबिन को Hb होता है उससे लिखते हैं, कहीं Hb लिखा हुआ है इसका मतलब हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन के दो भाग होते हैं, एक का नाम होता है हिम और दूसरा होता है जिसको अपन कहते हैं ग्लोबिन। हिम और ग्लोबिन दो भाग होते हैं। हिम 5% हीमोग्लोबिन का और ग्लोबिन 95% भाग होता है। ये ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। ग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। ये सवाल आपको याद रखना है। ये भी पूछा जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, 4। 2 अल्फा श्रृंखला और 2 बीटा श्रृंखला, 2 अल्फा श्रृंखला होती हैं और 2 बीटा श्रृंखला होती हैं। अब इसमें ये रंगहीन भाग है, कैसा भाग है, रंगहीन भाग है, कलरलेस भाग है ग्लोबिन। हिम है उसके अंदर क्या होती है, पोरफायरिन वलय पाई जाती हैं। हिम के अंदर पोरफायरिन वलय पाई जाती हैं और हिम के अंदर एक धातु होती है जिसका नाम होता है Fe+2 अवस्था में धातु पाई जाती है, लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, कई बार परीक्षा में सवाल आता है तो अपन उत्तर लिखते हैं इसमें लोहा धातु होती है और किस अवस्था में होती है, फेरस अवस्था के अंदर पाई जाती हैं। ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन होता है वो 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है, 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है, ठीक है। अब ये हिम है, ये रंगीन भाग होता है, ये भी आपको याद रखना है। हिम कैसा भाग होता है, रंगीन भाग होता है, ठीक है। अब हिम की और ग्लोबिन की विशेषता हो गई है। हीमोग्लोबिन के 2 भाग है, हिम और ग्लोबिन। हिम 5% भाग है। हिम के अंदर पोरफायरिन वलय पाई जाती हैं और इसमें एक धातु होती है Fe+2 अवस्था में। हिम रंगीन भाग है और ये रंगहीन भाग है, ये भी सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है, ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है, ये पार्शियल प्रेशर के ऊपर निर्भर करता है। यानी PO2 ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ज्यादा जुड़ेगा और PO2 कम होगा तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना कम हो जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कब जुड़ेगा, जहां पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। जहां आंशिक दाब ज्यादा होगा वहां हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और जहां पे दाब कम होगा वहां पे ये अलग हो जाएगा। जैसे वायु कुपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा है तो ये तुरंत रक्त में घुस के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और फिर ये ऊतकों में जाएगा और ऊतकों में क्या होगा, वहां पर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा और ऑक्सीजन होगी ऊतकों को मिल जाएगी और हीमोग्लोबिन वापस अलग हो जाएगा। ये आपको मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आप क्या करते हो, ये एक किस विशेष प्रकार का पात्र लेते हो, इस पात्र के अंदर आप दबाव डालते हो, जैसे आपने ये दबाव डाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, दबाव हटाया हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा। यानी पार्शियल प्रेशर होता है वो सब कुछ कंट्रोल करता है, आंशिक दाब होता है वो कंट्रोल करता है। यदि आंशिक दाब बढ़ाओगे तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, आंशिक दाब घटाओगे तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा। अब आपकी कंसेप्ट याद होना चाहिए कि आखिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता कहाँ है, ये बनता है वायु कुपिका के चारों रक्त केशिकाओं में। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता कहाँ है,
जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसे उत्कों को ऑक्सीजन चाहिए, वहां ऑक्सीजन कम है तो वो कहेगा ऑक्सीजन ला दे भाई, तो ऑक्सीजन वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ठीक है, नेचुरल सी बात है। सवारी गाड़ी में चढ़ी और गाड़ी में चढ़ के क्या होता है, जहां उसको उतरना होता है वो उतर जाती है। सवारी चढ़ते ही गाड़ी होती है वो भरी जाती है और सवारी उतरते ही गाड़ी हल्की हो जाती है। तो नेचुरल सी बात है, हमारे वायु कुपिका है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, वो प्रवेश करती है और उससे रक्त में प्रवेश करते ही वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जा रहा है और जहां उत्कों में आवश्यकता होती है वहां पर वो क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है। ये अपने ध्यान रखना है। अब आपको एक रिएक्शन याद करनी है ऑक्सीजन के परिवहन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। हीमोग्लोबिन का सूत्र लिखोगे Hb प्लस ऑक्सीजन लिखोगे 4O2। ठीक है, ये Hb हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। फिर आपको इस तरह का तीर बनाना है, ये तीर है उत्क्रमणीय का, अभिक्रिया दोनों दिशा में होती है। अब HbO2 और ब्रैकेट बंद करके 4 लिख दोगे, ये बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है, Hb4 भी लिखा होता है कुछ बुक्स के अंदर, यानी हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ये आपको अभिक्रिया याद होनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल आया कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय कैसे है, कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना, जहां ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होगा वहां पे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, जहां ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी, ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होगा वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी। जहां ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा वहां पर क्या होगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के अंदर। ये अपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये अपने कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दाब कहां पे ज्यादा है, दाब ज्यादा है वायु कुपिका के अंदर तो यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। दाब कहां कम है, दाब उत्कों में कम है तो यहाँ ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है और ऑक्सीजन क्या होती है, उत्कों में प्रवेश कर जाती है। इस तरह से ये क्या होती है, क्रिया होती है। अब आपकी बुक के अंदर एक वक्र समझाया हुआ है जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र है वो समझाया हुआ है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र है, उसकी अपन बातचीत करते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र क्या है। ठीक है, बता। अब अपन क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र है उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है, ये ऑक्सीजन के आंशिक दाब, जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब है, ऑक्सीजन के आंशिक दाब और हीमोग्लोबिन के संतृप्तिकरण के बीच बनाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण है और ऑक्सीजन का आंशिक दाब है उसके बीच में बनाया जाता है। एक बच्चों ये चीज ध्यान रखें। सबसे पहले ये सवाल पूछा जाता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र किस किस के बीच बनता है। तो एक तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब मतलब PO2 है, ये ऑक्सीजन का आंशिक दाब ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। और हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण है मतलब हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, इसका मतलब वो संतृप्त हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अपन कहते हैं मैं संतृप्त हूं, इसका मतलब मैं समझ जाता हूं आज आप खाना खाए हुए हो और आराम से फुल पेट भरपेट हो। वैसे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इसका मतलब वो क्या है, संतृप्त है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, ये संतृप्तिकरण हो गया। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र है वो सिग्मोइड आकार का प्राप्त होता है, यानी एस आकार का ये ग्राफ होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इस ग्राफ के ऊपर क्या होता है। एक सवाल पूछा जाता है कि ये एस आकार का ग्राफ है। अब इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में ये है कि जब 95 mmHg दाब होता है, जब 95 mmHg दाब होगा, कितना mmHg, जब 95 mmHg दाब होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का आंशिक दाब होगा 95 mmHg, तो रक्त में उपस्थित कितने प्रतिशत हीमोग्लोबिन होगी, 97% हीमोग्लोबिन संतृप्त होगी, यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। यहां अपन बना देते हैं 95 mmHg दाब और यहां अपन क्या करते हैं 97% हीमोग्लोबिन को संतृप्त कर देते हैं। ठीक है, ये 97% हीमोग्लोबिन क्या है, ये संतृप्त है। अब ऑक्सीजन का आंशिक दाब घटाकर अपन क्या करते हैं कि 95 से अपन लेके आते हैं 40 mmHg, ऑक्सीजन का आंशिक दाब घटाते हैं तो अपन देखते हैं रक्त में 75% हीमोग्लोबिन अब भी संतृप्त है। जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब घटाकर क्या किया जाता है 40 mmHg किया जाता है तो अपन देखते हैं कि 75% हीमोग्लोबिन अब भी सैचुरेटेड है।
फिर अपन ऑक्सीजन का आंशिक दाब घटाकर 30 mmHg करते हैं तो अपन देखते हैं कि रक्त में उपस्थित 50% हीमोग्लोबिन संतृप्त है। यानी ऑक्सीजन का आंशिक दाब घटाया अपन ने और 30 mmHg किया तो रक्त में उपस्थित 50% हीमोग्लोबिन संतृप्त है। इसका मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब जैसे जैसे घटाया जाता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब जैसे जैसे घटाया जाता है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण भी घट रहा है। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र है, मतलब टूटना। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कब टूटता है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कब टूटता है? जब दाब कम करेंगे। जब दाब कम करेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ छोड़कर चला जाएगा। जब तक दबाव है तब तक आप बैठ के पढ़ रहे हो, दबाव घटा आप लोग कुर्सी से उठकर खेलने लग जाते हो। वही बात है, हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से कब जुड़ा हुआ है? जब उसके ऊपर दबाव लग रहा है। यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कब जुड़ रहा है? जब उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो आप प्रेशर क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। ऑक्सीजन का आंशिक दाब 95 mmHg जब आप रखते हो तो 97% हीमोग्लोबिन क्या है? संतृप्त है। फिर आप कहते हैं यार ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम करके देखता हूं, तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब आप 40 mmHg करते हो तो 75% हीमोग्लोबिन ही संतृप्त रहती है। इसका मतलब गिरावट आ चुकी है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन हो चुका है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का वियोजन हो चुका है। फिर अपन क्या करते हैं? दाब और कम करते हैं, 30 mmHg लाते हैं तो और ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ छोड़ के जा रही है। जैसे कल क्लास में टीचर है, बच्चे सब कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़े से क्या होते हैं सर थोड़ा कुर्सी पे जाके बैठते हैं, 2-3 बच्चे थोड़ा थोड़ा उठते चले जाते हैं और सर पूरे बाहर जाते हैं, बच्चे सब खेलने लग जाते हैं। वही बात यह है, दाब जैसे जैसे कम करोगे, दाब जैसे जैसे कम करोगे वैसे वैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वियोजन होगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का वियोजन होगा और ये इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा। अब एक बोर्ड नामक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने कहा कि इस ग्राफ को कई चीजें प्रभावित करती हैं, जैसे PCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब इस ग्राफ को प्रभावित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब इस ग्राफ को प्रभावित करता है, pH इस ग्राफ को प्रभावित करता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इस ग्राफ को प्रभावित करती है, डाइफॉस्फोगिल्सरेट है वो इस ग्राफ को प्रभावित करते हैं, डाइफॉस्फोगिल्सरेट, ये सब चीजें इस ग्राफ को प्रभावित करती हैं। तो परीक्षा में सवाल आता है कि इस ग्राफ को और कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब pH, और अपन कह रहे हैं डाइफॉस्फोगिल्सरेट। ये 3 चीजें होती हैं जो क्या करती है? इस ग्राफ को प्रभावित करती है। बोर्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो आंशिक दाब है उसको बढ़ाया। उसने क्या किया? ऑक्सीजन के आंशिक दाब को स्थिर रखा और कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब को उसने बढ़ाया। उसने कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब को क्या कर दिया? बढ़ाया। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब को बढ़ाया, ये ग्राफ है ये थोड़ा दाईं ओर विस्थापित हो गया, ये ग्राफ थोड़ा दाईं ओर विस्थापित हो गया। इसी को कहा बोर प्रभाव। ये दाईं तरफ विस्थापित हो जाता है, ये ग्राफ थोड़ा दाईं तरफ विस्थापित हो जाता है। जैसे जैसे CO2 का आंशिक दाब बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे CO2 का आंशिक दाब बढ़ाया जाता है, ये ग्राफ दाईं ओर विस्थापित हो गया। इसी को अपन कह रहे हैं बोर प्रभाव, राइट साइड में। ठीक है, ये राइट अपने क्या है? इस तरह से राइट होता है, ये मेरा दायां हाथ है, तो अपने ये ध्यान रखना है। तुम यूं नहीं नीचे खींच दो और कह दो सर ये तो एक्चुअली मिरर इमेज है, समझ गए बात को? दाएं इस तरह भी बढ़ाना है। ठीक है, तो अब अपने कई बार बच्चे पूछते हैं सर दायां नीचे होगा, नहीं बेटा ये ऊपर ही होता है। अब अपन कहते हैं कैसे? ये क्या होता है? CO2 का दाब बढ़ाएंगे तो जल के साथ क्रिया करेगा, और जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन आहिस्ता ही होगा, शीघ्र ही किस में टूटेगा? हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट में। ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा? हीमोग्लोबिन से, और हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन बनेगा, और हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन बनेगा तो हीमोग्लोबिन तो संतृप्त हो गया, हीमोग्लोबिन तो क्या हो गया? संतृप्त हो गया। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ाएंगे तो CO2 के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ाएंगे वो जल के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल आहिस्ता ही होगा, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाएगा। हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा तो हीमोग्लोबिन तो संतृप्त हो रहा है,
हीमोग्लोबिन तो संतृप्त हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन का आंशिक दाब है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण बढ़ रहा है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना। ये अभिक्रिया तुम्हें लिख के याद करनी है, यूं नहीं कि सर ने समझाया और हमने यूं देख लिया, देखने से याद थोड़ी होती है, 4-5 बार लिखने से याद होती है। सब अभिक्रिया लिख के बताओगे। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करता है, कार्बोनिक अम्ल बनता है, कार्बोनिक अम्ल अस्थायी है, शीघ्र हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट में टूटता है, हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से हीमोग्लोबिन हो गया संतृप्त। इसी को कहा जाता है बोर प्रभाव। तो परीक्षा में सवाल आता है बोर प्रभाव क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र क्या है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र आप आराम से बना दोगे। पहली लाइन आप लिखोगे कि हीमोग्लोबिन के संतृप्तिकरण और ऑक्सीजन का आंशिक दाब के बीच बनाया जाता है। दूसरी लाइन लिखोगे एस आकार का होता है। तीसरी लाइन आप बताओगे कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब और हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। फिर आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। जब 95 mmHg ऑक्सीजन का आंशिक दाब होगा, 97% हीमोग्लोबिन संतृप्त होगी। जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब घटाएंगे, 40 करेंगे तो 75% हीमोग्लोबिन संतृप्त होगी। और जब 30 mmHg दाब करेंगे तो रक्त में 50% हीमोग्लोबिन ही संतृप्त रहेगी। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन का आंशिक दाब घटाएंगे वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का संतृप्तिकरण कम होगा और वियोजन बढ़ेगा। इसलिए इस ग्राफ का नाम हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। फिर सवाल आएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र को कौन कौन प्रभावित करता है। तो अपन कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब पीएच और डाइफॉस्फोग्लिसरेट। अब वो पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है उसको अपन को बढ़ाना है। क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब को बढ़ाना है और इस ग्राफ के ऊपर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बताना ये ग्राफ थोड़ा दाईं ओर विस्थापित हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्या कहेंगे, बोर प्रभाव। क्या कहेंगे, बोर प्रभाव। लिख लिख कर याद करना बेटा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है।